अच्छा जी, आज क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में पूछा हुआ है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग इथेनॉल एंड अमोनिया। अच्छा जी, डिस्क्राइब हाउ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड टू मेक फ्रैक्शंस सच एज नैफ्था एंड पेट्रोल। तो अब ये चीज हम लोगों के पास फ्यूल्स के चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसी तरह हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल जब करते हैं तो बेसिकली क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम में जितने भी एल्केन्स हमारे पास है ना, वो सारे हमारे पेट्रोलियम से निकलते हैं या क्रूड ऑयल से निकलते हैं। अब इनमें अब एल्केन्स जो है, जो जिनका मास कम होता है एल्केन्स, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास कम होता है। तो हम लोग करते क्या है कि पूरे पेट्रोलियम को हीट करके उसको वेपराइज करके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में फेड इन कर देते हैं। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होता है, अब जैसे हमारे पास जो हैवियर एल्केन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो उनके वेपर्स जो है जब वो ऊपर जाते हैं तो उसके वेपर्स हमारे पास, जैसे हैवियर जो क्रूड ऑयल के फ्रैक्शंस हैं उनके वेपर्स, ये जो हमारे पास ट्रेस लगी हुई है इनको हम कहते हैं बबल कैप्स। तो बेसिकली ये बबल कैप से टकरा के अपनी एनर्जी लूज करते हैं वेपर्स और कंडेंस हो जाते हैं। लेकिन वो फ्रैक्शन जिनका मास कम है या जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो टकरा के इन बबल कैप्स को टकराते हुए ये ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन वो फ्रैक्शन जिनका मास ज्यादा होता है वो इन बबल कैप से टकरा के यहीं पे कंडेंस होके और इन ट्रेस में जमा हो जाते हैं और इनको हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जो इसमें सेपरेशन हो रही है बेसिकली वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो इसका मैं आंसर ना आपको बना के लिखवा देता हूँ, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अच्छा, इसके बाद जो लाइटेस्ट फ्रैक्शन है वो सबसे ऊपर कलेक्ट होगा। तो ये ऑर्डर भी हमें याद रखना है कि जो सबसे ऊपर हमें फ्रैक्शन मिल रहा है जिसको हम रिफाइनरी गैसेस कहते हैं, इसमें हमारे पास मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन तक, C4H10 तक। तो ये सबसे ऊपर मिलते हैं, इसको हम बॉटल्ड गैस भी कहते हैं, रिफाइनरी गैसेस भी कहते हैं। ये मीथेन हमें पता है कि एज अ कुकिंग फ्यूल यूज होती है, जो घरों में नेचुरल गैस आती है वो ये होती है मीथेन। इससे हमारी CNG भी बनती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो होती है ये बॉटल गैस भी कहलाती है और इसका एक और नाम होता है कैंपिंग गैस। ये जो हमारे पास लाल सिलेंडर्स होते हैं ना, जिसको हम LPG भी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये वो वाली गैसेस होती हैं। जो कच्ची गैस या जो लाल सिलेंडर्स अगर आपने देखे हो जिनके घरों में गैस नहीं आती तो वो लोग यूज कर रहे होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, उससे हैवियर फ्रैक्शन गैसोलीन है। गैसोलीन बेसिकली हमारे पास पेट्रोल होता है। अब ये टेम्परेचर रेंजेस याद नहीं करनी है, बस ऑर्डर याद करना है। पेट्रोल मिलेगा, फिर पेट्रोल के नीचे नेफ्ता आता है। नेफ्ता जो है वो इज एन इम्पोर्टेंट एल्केन जो कि हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के में बहुत ज्यादा यूज होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इट इज अ फीड फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। मतलब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि प्लास्टिक्स वगैरह बना रही होती हैं, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है नेफ्ता। नेफ्ता के नीचे आता है केरोसिन। केरोसिन के यूजेस क्या है? केरोसिन इज यूज्ड एज जेट फ्यूल। ठीक है, एरोप्लेन की जो फ्यूल होती है उसमें केरोसिन यूज होता है। फिर उसके नीचे डीजल आता है, गैस ऑयल या डीजल। डीजल जो है वो हैवियर फ्यूल है, जो कि देखो जितनी ज्यादा फ्यूल हैवी होगी ना वो एनर्जी उतनी ज्यादा देती है। तो डीजल जो है वो हैवी लॉरीज, ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स, इनके लिए फ्यूल यूज हो रही होती है। और गाड़ियों के लिए वी यूज गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। उसके नीचे जाओगे तो हैवी ऑयल आ जाता है। हैवी ऑयल बेसिकली हमारे पास जो गाड़ियों में लुब्रिकेटिंग ऑयल डलता है ना, इंजन ऑयल, उनके लिए यूज होता है। हैवी ऑयल से लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बनाते हैं, वैक्सेस, पॉलिशेस वगैरह भी बनाते हैं। और नीचे जाओगे तो फिर रेजिड्यू जो होता है हमारे पास, वो बहुत ही ज्यादा जो हैवी फ्रैक्शन होता है वो रेजिड्यू कहलाता है। और उससे हम लोग बिटुमिन वगैरह बनाते हैं। बिटुमिन बेसिकली जो रोड तार होता है ना, डामर जिसको कहते हैं हम अपनी जबान में, जो रोडे सड़कें बनाने के लिए जो काला काला डलता है वो होता है। तो आपने ये ऑर्डर याद रखना है फ्रैक्शंस का, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे हम लोग पेट्रोलियम, देखो जितना भी एल्केन मिल रहा है ना पेट्रोलियम से मिल रहा है, तो पेट्रोलियम से हम उसको सेपरेट कैसे कर रहे हैं उसका प्रोसेस याद रखना है आपको। ये प्रोसेस जो है ना मैं लिखवा देता हूँ, ये अपने पास कहीं लिख लो। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो प्रोसेस तो सेम रहता है ना। तो ये क्वेश्चन इसका क्या बनता है, हाउ
different fractions of alkanes are separated from क्रूड ऑयल भी कहते हैं इसको, पेट्रोलियम भी कहते हैं। इसका क्या आंसर लिखोगे कि क्रूड ऑयल is heated to a temperature of about 450 degrees Celsius. It vaporizes and is fed into a fractionating column. Heavier fractions, डबल के पहले एक लाइन लिखो, separations of different fraction is done on the basis of difference in boiling point. Heavier fractions के पहले ये लिखो, lighter fractions move up the column and heavier fractions are condensed at the bottom. ठीक है, ये पूरा इसका प्रोसेस है। अब इसको और अगर मजीद समराइज करके आंसर बनाना है अपना, मैंने तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया ताकि आपको याद रहे कि प्रोसेस क्या है। इसको मजीद अगर समराइज करके बनाना है तो यू कैन राइट कि क्रूड ऑयल is heated and vaporized, then fed into fractionating column. फिर ये लाइन तो वैसी ही रहेगी, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स. Is done on the basis of difference in boiling points and fractions are condensed at different heights in the column. ठीक है, अब आप ये ऊपर वाला याद कर लो, फुल डिटेल्ड है, नीचे वाला याद कर लो, जो भी आप करना चाहो कर लो. कभी कभार यही क्वेश्चन ना आपका 3 मार्क्स का भी आता है, कभी कभार 4 मार्क्स का भी आता है. 4 मार्क्स का है तो पूरी बात को
पूरी बातें डिटेल में लिख देना, वरना जो नीचे वाला आंसर है वो भी सारी चीजें बता रहा है। लेकिन अपनी फॉर योर इंफॉर्मेशन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो ऊपर वाला भी आंसर आप पढ़ लेना और नीचे वाला याद कर लेना, ताकि एग्जाम में जाके एज इट इज लिख दो। एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है आंसर, क्योंकि ये रिपीटेड है ना, ये पता है, ये आता है तो ऐसे ही आता है, तो आप ये ऑलरेडी याद करके जाओ। एग्जाम में बैठ के बनाओगे वो टाइम वेस्ट होगा, फिर काटोगे, पैनिक नहीं करना। चलें आगे। इस क्वेश्चन में पूछा था क्या आपने इसको कैसे सेपरेट करना होता है। अब देखो यहाँ पे 2 मार्क्स का है, सिर्फ 3 मार्क्स का भी आया है, यही 4 मार्क्स का भी आया हुआ है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन। अब जब ये सिर्फ 2 मार्क्स का है, तो आपने जो है वो ऑब्वियसली इसमें से कोई 2 पॉइंट्स निकाल लें। अब वो पता है मार्किंग की में लिख देता है भाई स्टूडेंट ने कोई 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब वो दिए हुए उसने 4-5 पॉइंट सारे दिए हुए होते हैं, बोलता है स्टूडेंट ने अगर इनमें से कोई 2 पॉइंट लिखे हुए तो मार्क्स दे दो। प्रॉब्लम ये है कि आपने पूरा प्रोसेस याद किया हुआ होता है, जब आप लिखने बैठोगे तो आपको समझ नहीं आता कि मैं कौन से पॉइंट लिखूं और कौन से पॉइंट लीव करूं। तो बेटर है कि सारे ट्राई करोगे जितना हद तक समराइज कर सकते हो। क्रूड ऑयल इज हीटेड, fed into a fractionating column, and the fractions are separated on the basis of difference in boiling point। तो बिल्कुल अगर बात तक क्रक्स लिख दोगे तो ये 3 लाइनों में आ जाएगा। crude oil is heated and fed into fractionating column where different fractions are separated due to difference in boiling point at different heights of column। सही है। तो देखो मैं से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें डिटेल, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में भी आपको मैंने आंसर लिखवा के याद करवाए हुए कि जो हमने आंसर्स बनाए हुए हैं वो 4-5-6 लाइंस में जा रहे होते हैं, क्योंकि हमने उन क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर बनाया हुआ है जो उसके मैक्सिमम मार्क्स आ चुके हुए हैं। कभी कभार वो सिर्फ 2 मार्क्स का करके 3 लाइनें दे देते हैं। अब आप 6 लाइन का क्वेश्चन 2 लाइन 3 लाइनों में तो नहीं लिख सकते हो ना। अब आपको ये तो नहीं कह रहा कि नीचे जाके लिख, मतलब आपने 3 लाइनों में उसको समराइज करके लिखना है। अब अगर उनमें से कोई पॉइंट आपका मिस हो जाता है तो वो चल जाएगा, क्योंकि अगर 4 पॉइंट्स आपने याद किए हुए हैं कि 2 पॉइंट्स आपने लिख दिए हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन बेस्ट वुड बी कि जब आप पास्ट पेपर प्रैक्टिस करते हो, इस तरह का क्वेश्चन आया, मैंने आपको, जब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा तो उसके हिसाब से भी मैंने आपको लिखवा दिया आंसर। जब ये क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का आएगा तो उसके हिसाब से भी मैंने लिखवा दिया, और जब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो वो भी मैंने लिखवा दिया। तो जरा माइंड में रखना कि कब कौन सा लिखना है। ठीक है, हमने जो 2 मार्क्स का लिखा है उसमें भी हमने तकरीबन सारे ही 4 मार्क्स वाले पॉइंट कवर किए, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को समराइज कर दिया। चलें आगे। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कंपाउंड सच एज C11 H24 in the naphtha fraction are cracked to make hydrogen alkenes and smaller alkane. Explain how the molecular formula of C11 H24 shows that it is an alkane। alkane अगर वो है तो वो it must be following the general formula of alkane। तो आपने alkane का जनरल फॉर्मूला लिखना है, इसमें कोई वर्किंग आपको मतलब कोई डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। You just have to state the general formula, और where n is 11 ना, तो just put 11 in place of n और ये फॉर्मूला बना के दिखा दो, इट बिकम C11H24। दैट्स इट। नेक्स्ट कह रहा है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू शो द क्रैकिंग ऑफ C11H24 टू मेक इथीन एंड एल्केन ओनली। अब जैसे C11H24 इसकी क्रैकिंग करोगे तो इथीन होता है, इथीन इज एन एल्कीन विद द फॉर्मूला CnH2n विद 2 कार्बन एटम, तो C2H4। और अब जो एल्केन वो कह रहा है सिर्फ एक इथीन बना है और एक एल्केन बना है, एन एल्केन मतलब ओनली वन मोर एल्केन इज प्रोड्यूस्ड।
तो जब आपने 11 में से 2 कार्बन वाला एल्कीन बना लिया है, तो एल्केन के लिए अभी कितने कार्बन और बचे हैं? 11 में से 9 और बचे, और हाइड्रोजन कितने बचे? 20 और बचे। तो C9H20 ये एक एल्केन है, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला फॉलो कर रहा है एल्केन का। C9 2 into 9 इन +2 तो 20 बनता है। 9 कार्बन एटम वाला एल्केन है ये। सही है। यस लतीफ, इट फिट्स द फॉर्मूला, इट हैज द जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2, ये भी लिख सकते हो, और ये इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। मतलब आप ये भी लिख सकते हो, इट फॉलोज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। इस पे भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इन द हेबर प्रोसेस। तो हाइड्रोजन बेसिकली अकेले तो अमोनिया नहीं बना सकता, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है। ठीक है, तो हेबर प्रोसेस को लिखना है फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, हेबर प्रोसेस देखो क्या होता है, मैं करवा देता हूँ रिवाइज। हेबर प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होता है, मतलब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है। अच्छा, ये रिएक्शन करवाने के लिए जो रिएक्शन कंडीशंस है हमारे पास, वो क्या होती हैं? टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, कैटलिस्ट यूज। अच्छा, प्रेशर इसमें जो होता है वो हम लोग 200 से 400 एटमॉस्फेयर का, तो हमने 200 एटमॉस्फेयर याद किया हुआ है। और जब हम इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं, डेट इज आयरन Fe या आयरन एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं, आयरन मेटल। तो ये 3 कंडीशन लिखने के तो 1 मार्क इसका, 1 इसका, 1 इसका, 3 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, और इक्वेशन लिख दो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया, तो बिल्कुल श्योर मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, इसके बारे में एक सवाल और आता है कि नाइट्रोजन कहाँ से आती है हमारे पास एज अ रॉ मटेरियल। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन कहाँ से आती है? फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। हम एयर को कंडेंस करके लिक्विड बनाते हैं, और फिर जैसे क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के, इसी तरह इसकी भी करते हैं, नाइट्रोजन अलग कर लेते हैं। और हाइड्रोजन कहाँ से आती है? हाइड्रोजन हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ एल्केन से निकालते हैं। जब एल्केन्स की क्रैकिंग होती है तो स्मॉलर एल्केन्स, एल्कीन और हाइड्रोजन गैस भी बनती है। सही है, तो दिस इज हेबर प्रोसेस। रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट कंडीशंस ये हैं। और रॉ मटेरियल नाइट्रोजन आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, और हाइड्रोजन आती है क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। यही सारे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है इसमें। और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आगे जाओ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। मतलब अगर मैं, चलो यहीं पे समराइज करा देता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं इसका इक्विलिब्रियम। 3 ही फैक्टर्स होते हैं। एक है टेम्परेचर। देखो अगर आप टेम्परेचर इसका, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आने का मतलब क्या है कि लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड या मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म्ड, यील्ड कम हो जाती है। और इन अदर वर्ड वी कैन से लेसर यील्ड। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, मोर प्रोडक्ट या मोर यील्ड। सिमिलरली जो दूसरा फैक्टर है दैट इज प्रेशर। प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4 मोल्स हैं गैसेस के, और राइट हैंड साइड पे वी हैव 2 मोल। तो इंक्रीजिंग प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स दैट हैंड साइड, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस। नंबर ऑफ मोल लेस कहाँ है? राइट हैंड साइड में, तो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जाएगा मतलब मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म।
और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, लेस प्रोडक्ट इज फॉर्म। साइन क्या कह रहे हो बोलो? यार सर मैं कह रहा था हेबर प्रोसेस एक बार फिर समझा दें। सारा हेबर प्रोसेस तो है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है, दैट मतलब इज 3 हेबर। मोल ऑफ हाइड्रोजन। बैलेंस किया है बस। अच्छा 1 mole of nitrogen, 3 mole of hydrogen producing 2 mole of ammonia. This reaction is a reversible reaction and exothermic in the forward direction. Reaction conditions for this reaction are temperature, pressure, catalyst, ये याद होने चाहिए। नाइट्रोजन लिक्विड एयर से आता है, हाइड्रोजन क्रैकिंग ऑफ एल्केन से आता है। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो there are 3 factors which can affect the position of equilibrium. Number 1 is temperature, as this reaction is exothermic in the forward direction. Increasing the temperature shift the equilibrium towards left hand side. अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है। ये देखो ये बात की थी ना, टेम्परेचर जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। हमें ये देखना होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एंडो है और आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड राइट हैंड साइड, अगर डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, और डिक्रीज करोगे तो राइट हैंड साइड। अपोजिट है एक दूसरे का, ये याद रखना। प्रेशर का इफेक्ट क्या है? प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस, डिक्रीज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड फैक्टर है वो कंसंट्रेशन का है। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, मतलब नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो राइट पे चला जाएगा, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट पे चला जाएगा, और अगर डिक्रीज करोगे तो राइट पे आ जाएगा। ये बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में। किसी को प्रॉब्लम हो तो लेक्चर ले लेना मुझसे, भेजा हुआ भी होगा बहुत बार, गूगल क्लासरूम पे भी है, मैं एक बार और सेंड कर दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। अगर मैं क्लास में कुछ कहूँ कि मुझे कोई लेक्चर सेंड करना है और इन केस मैं ना कर सकूँ, भूल जाऊँ, तो प्लीज कोई एक बंदा ना रिमाइंड, कोई भी रिमाइंड करवा दिया करो ताकि मैं ग्रुप पे भेज दूँ। देखो हाँ, राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा होने का मतलब है यील्ड ज्यादा हो। चलो भाई बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में इसने कुछ भी नहीं पूछा था, पूछा था कि किस तरह से बनाएंगे हेबर प्रोसेस में अमोनिया हाइड्रोजन को यूज करके, कंडीशंस बता दो इन द हेबर प्रोसेस। तो कुछ भी नहीं करना, बस लिख देना रिएक्ट हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इक्वेशन लिख देना नाइट्रोजन, इक्वेशन ना भी लिखो तो मसला नहीं है, लेकिन लिख देना, ओवर एफिशिएंट बनो, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि तुम्हें इंफॉर्मेशन है इक्वेशन लिखने में, याद ऐसे करो कि याद हो, कहीं ना कहीं जरूर लिखवाएगा इक्वेशन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं तो आगे पीछे किसी और क्वेश्चन में लिखवा भी लेता है, ठीक है। रिएक्शन कंडीशंस लिख दो, टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर, और कैटलिस्ट आयरन, बस हो गया। स्टेट वन अदर यूज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो मार्जरीन मेकिंग के लिए यूज होती है, अपना एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल भी यूज होती है। इथीन रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड टू मेक इथेनॉल, इथीन से इथेनॉल बनाने के लिए आप स्टीम को रिएक्ट करवाते हो ना, ये रिएक्शन है देखो C2H4, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, जब आप रिएक्ट कराओगे तो वो इथेनॉल बनता है C2H5OH। ये होता है कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होता है और एक कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और दूसरे कार्बन पे OH लग जाता है। अच्छा जी, स्टेट वन कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स।
और इस रिएक्शन की जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो है आपका हाई टेम्परेचर, 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इट इज हाई टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर की वैल्यू भी लिख सकते हो, हाई टेम्परेचर भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ना, वो हम करते हैं कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो आप ये भी लिख सकते हो, कैटलिस्ट जो है वो कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड है। कोई एक लिखनी है, ये दोनों याद रखना, दोनों भी लिखने के लिए आ सकती हैं। वन का है तो इसलिए वन लिखना सही है। साइन कुछ दोबारा कुछ पूछ रहे हो या पुराना हैंड रेज हुआ हुआ है? चलो भाई सेक्शन बी देखते हैं इसका। अच्छा, एक हमारे पास क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट का मैंने हैंडआउट भी भेजा था ग्रुप पे, एक लेक्चर भी भेजा था, मैंने कहा था देख लेना इसको। इसमें हमारे पास ये पूरा चैप्टर जो है ना थ्योरेटिकल चैप्टर है। सिर्फ एक कैलकुलेशन आती है इसमें कि वो पूछता है कि भाई हमें अगर ये पता लगाना है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है एयर में, तो हम क्या करते हैं, दो गैस सिरिंज लेते हैं, एक लेफ्ट और राइट पे, ठीक है। और इसमें एयर है, मतलब एयर में नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, आर्गन भी होगी, ठीक है। हम पास करवाते हैं उसको कॉपर पाउडर के ऊपर, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म, और उसको हीट करके रखते हैं। तो देखो एयर में नाइट्रोजन भी कॉपर से रिएक्ट नहीं करेगी, आर्गन भी नहीं करेगी, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी, कॉपर ऑक्साइड बनाती है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ये भी याद रखना। तो ऑक्सीजन जितनी भी है ना वो सारी बीच में रुक जाएगी, और सिर्फ क्या पास होगा, फिर नाइट्रोजन और आर्गन जो बचा है ना एयर में वो पास हो जाएगा। तो जब हम उसको इस पे से गुजार देंगे, तो अगर लेट से मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एयर जो थी वो 80 सेंटीमीटर क्यूब थी, लेकिन जब वहां तक पहुंची है कॉपर से पास होने के बाद, तो ऑक्सीजन रुक गया और वहां पे जो पहुंची है वो 16 सेंटीमीटर क्यूब पहुंची है। तो इसमें से बाकी कहाँ गए, मतलब वॉल्यूम, मतलब 60 सेंटीमीटर क्यूब पहुंची नहीं है, सॉरी 16 सेंटीमीटर क्यूब रुक गई है बीच में, मतलब यहाँ पे जो है लेट से 64 सेंटीमीटर क्यूब पहुंची है। तो बाकी की 16 सेंटीमीटर क्यूब बीच में रुक गई, तो ये पता लग गया हमें कि ऑक्सीजन बीच में इतनी रुकी है। अब परसेंटेज 80 सेंटीमीटर क्यूब में ऑक्सीजन कितनी थी, 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। ये राउंड फिगर्स लिए हुए इसलिए 20 आ रही है, वरना असल में एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 21 होती है। आपने 21 का फिगर याद रखना है जो कल लिखवाया है। उजाई क्या कह रहे हो, बोलो। तो ये आप थोड़ा सा फिर से समझा देंगे बस। क्या फिर से क्या समझा दूं, विच पार्ट? सर क्लास लैग हो रही थी क्योंकि इंटरनेट के अब मसले आ रहे थे, डेटा यूज कर रहा रिकॉर्डिंग हूँ। देख लेना, मतलब कहाँ से अगर पीछे से बहुत लैग हो रही है तो पूरी क्लास तो हम दोबारा नहीं कर सकते ना, क्वेश्चन कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। सही है, रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो देख लेना। ओके। अच्छा देखो, इस हैंडआउट को पढ़ लेना एक बार। इसमें जो मेन पोल्यूटेंट्स है ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड अनबर्न हाइड्रोकार्बन से आती है, इनकम्प्लीट कंबशन से आती है, फॉरेस्ट फायर से आती है। हैजर्ड क्या है कि वो पॉइजनस है। किस तरह से रोक सकते हो, गाड़ियों में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाते हैं, गाड़ियां कम चलाओ जो कि पॉसिबल नहीं है, ऑल्टरनेट फ्यूल पे जाओ, वो भी अभी तक पॉसिबल नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, फॉसिल फ्यूल जब जलाते हैं तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल में सल्फर होता है। वॉल्केनिक इरप्शन से भी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होती है, लेकिन वॉल्केनिक इरप्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, करती क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, लंग इरिटेंट है, आई इरिटेंट है, एसिड रेन कराती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एसिड रेन है इसका, क्योंकि एसिड रेन जब एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे गिरती है तो वहां पे डैमेज करती है। किस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को रोका जा सकता है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड को हम रोकेंगे ऐसे कि भाई पेट्रोलियम में से सल्फर कंटेंट कम करें। दूसरा ये है कि हम लोग ऑल्टरनेट फ्यूल्स पे जाएं, जो कि अभी तक पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास।
अच्छा, तीसरा ये है कि हम लोग ना, एक तरीका ये है कि अगर हम किसी पावर प्लांट में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर रिलीज हो रही है, तो उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ना हम लोग फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट्स लगाते हैं, कि जो आप जो भी फ्यूल यूज कर रहे हो उसमें से सल्फर कंटेंट ही रिमूव करवा दो ना, तो ना सल्फर कंटेंट होगा ना वो जल के निकलेगा। तो जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट है ना, ये यहाँ तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि इन ऑर्डर टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड वी कैन यूज फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन प्लांट। तो इसको प्लीज एक बार जो है ना एक रीड आउट जरूर कर लेना है सारे हैंड आउट को। अगर रीडिंग नहीं करनी है तो जो रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा हुआ है वो देख लो, ताकि एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि कौन सी चीज क्या है, क्योंकि एक एक दो दो मार्क्स से क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं इसमें से। देखो, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड को टैकल करने का एक तरीका और भी है। देखो, रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैसेस बाय डीसल्फराइजेशन प्लांट। डीसल्फराइजेशन प्लांट में हम करते क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं सॉइल में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट भी डाल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो फ्यूल जल रही है उसमें सल्फर कंटेंट ऑलरेडी कम होगा तो निकलेगी भी कम सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन लेट से अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है तो उसको रोकने के लिए आप क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ फ्लू गैसेस को रिएक्ट करवा दो, तो वो कैल्शियम सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास इसको रिमूव करवाने का। सही है। तो ये जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है ना, ये याद रखना। और इस हैंडआउट को अगर नहीं पढ़ना है तो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। चलो, अब ये क्वेश्चन बेसिकली इन्वायरमेंटल पे ही है, तो इसलिए एयर एंड एटमॉस्फेयर का हैंडआउट मैंने खोला था। इसमें कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर पोल्यूटेंट्स फाउंड इन एयर। स्टेट वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कहलाता है, क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड हवा में रिलीज हो जाती है तो मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलके वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। और जब बारिश होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी के साथ डिसॉल्व होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है जहाँ पे एयर में सल्फर डाइऑक्साइड होती है। फिर वो कह रहा है कोल फायर्ड पावर स्टेशन प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। कोल फायर्ड पावर स्टेशन क्या होता है? देखो, कोल भी एक एल्केन है जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में सबसे नीचे मिलता है। मतलब इसमें कार्बन होता है और इसमें कुछ सल्फर कंटेंट भी होता है। इसको हम इसलिए जलाते हैं ताकि इसमें से हीट एनर्जी निकले, उस हीट एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो उसमें से कुछ सल्फर भी जलता है और सल्फर जब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। और ज़ाहिर है एग्जॉस्ट जो है वो हम लोग हवा में ही फेंकते हैं उसका। तो the sulfur dioxide produced is prevented from entering the air by a process called flue gas desulfurization. Name the compound used in flue gas desulfurization that reacts with sulfur dioxide. अभी बताया ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली मेटल कार्बोनेट है और सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है। ये दोनों ना आपस में रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सल्फाइड, सॉरी नॉट सिलिकेट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये इक्वेशन भी याद रखनी होती है, हैंडआउट में लिखी हुई है। तो ध्यान से इसका रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार देख लो दोबारा से। Coal-fired power station also produces oxides of nitrogen such as nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide is produced when nitrogen reacts with oxygen. Construct the equation for this reaction. भाई देखो, सब तो बता दिया उसने। वो कह रहा है NO बना है, प्रोडक्ट में NO बना है। किससे बना है? N2 से। और ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। बस इक्वेशन लिखनी है और बैलेंस करना है उसको। 1 मार्क मिल जाएगा तुम्हें। आगे कह रहा है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन ग्रुप 5 का एलिमेंट है। ग्रुप 5 का इट मींस के इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और इसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है।
नाइट्रोजन 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ग्रुप 5 के हमेशा 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बार बार बताइए ये बात, ग्रुप 4 के 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप 5 के एलिमेंट्स 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप 6 के एलिमेंट्स 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप 7 के एलिमेंट्स 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो दो नाइट्रोजन एटम जब आपस में बॉन्ड करेंगे तो ये आपस में 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड कैसे दिखाओगे, 3 डंडियां बना दो, और दोनों नाइट्रोजन है, लेकिन तो एक के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा दो एक नाइट्रोजन एटम के, दूसरे नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से दिखा दो, क्योंकि इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर भी आएगा दोनों में। दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर नाइट्रोजन। अगर आप लोग कोई ओवरलैप करके बनाते हो, इस तरह से शेल वाली बनाते हो, तो वो भी सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें बीच में 3 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाकी प्रॉब्लम उसमें भी कोई नहीं, जैसे भी बनानी आती है बना दो। आगे बढ़े। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस एज द टेंपरेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर जब भी आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन लिख भी लिया है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगी तो मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सो चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीजेस। एक बार और लिखवा देता हूँ, लेकिन ये काफी बार हमने लिखा भी आंसर। इंक्रीजिंग temperature increases kinetic energy of particles, more particles have energies greater than activation energy, so chances of successful collision increases. सुफियान की का क्या मतलब है? अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। इसमें कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए, लेकिन नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला आपको याद नहीं होता है, उसने लिखा हुआ है। इक्वेशन भी दी हुई है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रिक एसिड भी बन रहा है और साथ में नाइट्रस एसिड भी बन रहा है। अगर किसी ने नाइट्रस एसिड के बारे में नहीं सुना हुआ पहली बार से तो बात नहीं। कह रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म 2 डिफरेंट सॉल्ट्स इन वाटर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक गैस है। देखो बेसिकली जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो उसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो पानी भी होगा। तो पहले तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रिक एसिड में और नाइट्रस एसिड में, और फिर ये रिएक्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो सॉल्ट बनेंगे, देखो सोडियम नाइट, एक तो पहले वाली इक्वेशन में सोडियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में वाटर। दूसरी वाली इक्वेशन में देखो जब नाइट्रस एसिड है तो नाइट्रस एसिड में हाइड्रोजन आइन होगा और NO2-1 आइन होगा। NO2-1 आइन का हमने फॉर्मूला याद भी किया है और नाम भी याद किया, जैसे नाइट्राइट आइन सेकंड चैप्टर में। तो चार्ज तो -1 है तो इसका सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम नाइट्राइट NaNO2। मतलब दो जो सॉल्ट बन रहे हैं ना वो ये वाले दो सॉल्ट बनेंगे। तो कह रहा है कि दो डिफरेंट सॉल्ट बने जब, अच्छा इक्वेशन हमें जो लिखनी है उसमें हमने डायरेक्टली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो कह रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट हो रही है
तो दो सॉल्ट्स बन रहे हैं। वो दो सॉल्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में, तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहले नाइट्रिक एसिड बनाएगा, नाइट्रिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो एक सॉल्ट बनेगा सोडियम नाइट्रेट और दूसरा सॉल्ट बनेगा सोडियम नाइट्राइट, एक NaNO3 और एक NaNO2 और साथ में क्या बनेगा, वाटर। ये इक्वेशन है। अभी दिमाग लगा के बनानी है, ये आपको याद नहीं करनी है पहले से। फिर दूसरा काम क्या है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो बैलेंसिंग का मैं तुम लोगों को बार बार कहता हूँ, अगर फंस जाओ बैलेंसिंग में तो छोड़ देना। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सही लिखने के आपको 1 मार्क तो मिल जाएगा। सही है। देखो इस क्वेश्चन में ना आपने थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। उसने कहा है कि पहले तो उसने आपको खुद ये इक्वेशन बताई है ना कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो 2 तरह के एसिड बनता है, एक बनता है नाइट्रिक एसिड और एक बनता है नाइट्रस एसिड। अगर जरा क्लोजली नाइट्रिक एसिड को देखो तो ये बना हुआ है H पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट आयन से NO3-1, और जो नाइट्रस एसिड है वो बना हुआ है H पॉजिटिव आयन और NO2-1 से। इसका नाम हमने नाइट्रेट आयन पढ़ा है, और ये दूसरा वाला है इसका नाम हमने नाइट्राइट ITE नाइट्राइट आयन पढ़ा है। अब वो कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाला है तो 2 तरह के सॉल्ट्स बने। वो 2 तरह के सॉल्ट इसलिए बने क्योंकि अगर आपके पास एक बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस है, इसमें पानी भी है, तो जब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डालोगे इसमें तो पहले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके ये दोनों एसिड बना लेगा, फिर ये दोनों एसिड जो है वो जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होंगे। तो पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने जो है क्या कर लेना है, एसिड बनाना है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। इन्होंने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है तो नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट होगा तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, और जब नाइट्रस एसिड HNO2 वाला रिएक्ट होगा तो सोडियम नाइट्राइट बनेगा। ठीक है, देखो सोडियम तो +1 आयन होता है ना, दिस इज Na+1, तो इससे नाइट्रेट के साथ जब वो रिएक्ट होगा NO3-1 तो ये सॉल्ट बनेगा, और जब NO2-1 के साथ रिएक्ट होगा तो ये सॉल्ट बनेगा, साथ में दोनों में वाटर बन रहा है। ठीक है, समझ आया। तो वो इक्वेशन जब आप लिखोगे ना कंप्लीट इक्वेशन, तो पहले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कह रहे हैं डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल के बीच में क्या हो रहा है वो नहीं दिखाना, अल्टीमेट प्रोडक्ट बता दो। तो 2 सॉल्ट बनेंगे, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट, और साथ में क्या बनना है, वाटर। तो वाटर तो दोनों में बनना है, एक ही बार लिख दो, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो बस। नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 हैं तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, और फिर ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 3 4 5 6 है, 2 का 4 तो इसके हो गए, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगी। देखिए बैलेंसिंग के लिए मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है ऐसी इक्वेशन की मैं आपको किसी तरह से बैलेंसिंग की ट्रिक बता दूं, ये ट्रायल एंड एरर है, बैलेंसिंग आपको प्रैक्टिस से आती है। कंबशन इक्वेशन की बैलेंसिंग की ट्रिक है, इनकी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपने इक्वेशन अगर बना ली, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना, हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है छोड़ के आगे बढ़ जाना। सही है, समझ आ गई अब बात। चलो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कह रहा है बल्कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रस एसिड इज अ वीक एसिड, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड दैट आयनाइजेस कंप्लीटली, वीक एसिड आर दोज एसिड दैट आयनाइजेस इनकम्प्लीट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन तुम सबको पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आयोनाइजेस कंप्लीटली and weak acids ionizes incompletely। नेक्स्ट चले आगे।
अच्छा, इसमें कह रहे हैं सल्फामिक एसिड। अब सल्फामिक एसिड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला देखो, अभी तो नहीं, जब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस है या नहीं है वो अभी हमें आगे पता चलेगी। उसने इक्वेशन दी हुई है, लेकिन ये तो कह रहे हैं ना एसिड है। इट रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम नाइट्राइट। देखो नाइट्राइट आइन मैंने तुम्हें याद करवाया एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड में, इसका फॉर्मूला होता है NO2-1। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया हुआ है, यहाँ पे भी आया हुआ है। कह रहा है कि इट रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम नाइट्राइट, जिसका फॉर्मूला सोडियम Na+1 होता है और नाइट्राइट NO2-1 होता है, तो दिस इज NaNO2। इत्तेफाक से ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो कह रहा है नाइट्रोजन गैस बना, वाटर बना और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। An excess of sulfamic acid reacts with 20 centimeter cube sample of 0.15 mole per decimeter cube of sodium nitrite। ठीक है जी, इक्वेशन ये गिवन है, मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ। कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म। नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड पे जो फॉर्म हुई है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने इसके नीचे वॉल्यूम की हेडिंग डाल दी है, जैसे हम मोल्स करते हैं। अच्छा, सल्फामिक एसिड एक्सिस में, तो मतलब उसको तो मैं यूज नहीं करूंगा ना प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो एक्सिस को हम काट देते हैं हमेशा। किसको यूज करना है? सोडियम नाइट्राइट NaNO2। अब NaNO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन मैं वॉल्यूम तो यूज नहीं करूंगा। वॉल्यूम तो सिर्फ गैसेस का यूज करते हैं स्टोइचियोमेट्री में। ये गैस तो नहीं है, ये तो एक्वस है, पानी में डिसॉल्व्ड है। इसकी वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन दी हुई है, तो इसका मतलब है इसके मोल्स निकालेंगे, क्योंकि गैस होती तो डायरेक्ट वॉल्यूम यूज कर लेते। कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसके मोल्स निकालेंगे। और मोल्स कैसे निकालोगे? कंसेंट्रेशन वाले फॉर्मूला से, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो इसके मोल्स कैसे आ जाएंगे? कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन है 0.15 और इसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है। इसके मोल्स आ जाएंगे 0.003। मतलब जो सोडियम नाइट्राइट है इसके मोल्स हमें यूज करने हैं। तो इसके नीचे हेडिंग क्या डालेंगे? सोडियम नाइट्राइट के नीचे मोल्स की हेडिंग डालेंगे। अब देखो इक्वेशन में सोडियम नाइट्राइट के 1 मोल है, तो और नाइट्रोजन गैस का भी 1 मोल है, तो हम क्या है जो मोल्स है वो नीचे उतार देंगे ऐसे। सोडियम नाइट्रेट में मोल्स की हेडिंग डाली है और इसके इक्वेशन में 1 मोल है, तो मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो सोडियम नाइट्राइट के मोल्स को मोल्स में ही रखना है। NaNO2 के जो मोल्स हैं वो वही रहेंगे, 1 मोल NaNO2 से नाइट्रोजन के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। और किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं मोल्स को 24 डेसीमीटर क्यूब से। तो 1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस 1 into 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन। अभी सोडियम नाइट्रेट के कितने मोल्स हैं आपके पास? 0.003। डायरेक्टली तो नहीं दिए हुए थे ये मोल, कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम दी हुई थी, और जब भी कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम दी हुई होगी तो मैं मोल्स ही निकालूंगा। तो 0.003 मोल से कितने वॉल्यूम बनेगा नाइट्रोजन का? वो हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x into 1, 0.003 into 24, x is equals to 0.003 into 24, तो ये आ जाएगा 0.02 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि x जो है वो वॉल्यूम के नीचे रखे हैं ना, डेसीमीटर क्यूब में था वॉल्यूम ऊपर, तो x भी डेसीमीटर क्यूब में आएगा 0.072 डेसीमीटर क्यूब। साइन कुछ पूछ रहे हो? यार सर वो ऊपर वाली चीज मैंने लिखी नहीं थी, वो मैं आपको कहा था 1 मिनट ऊपर करना। ऊपर वाली कौन सी? सर 1 सेकंड ऊपर करिएगा, बताता हूँ आपको, मैं बस तस्वीर ले लूँ उसकी। ये लिख लिया है सबने, इससे आगे बढ़े। ये वाला कह रहे हो? नहीं, ये क्वेश्चन 6 का था। हाँ इसके ऊपर वाला, क्वेश्चन 6 पे कहाँ पूछ रहे हो? इसके ऊपर वाला। हाँ सर, जाएं जाते रहे। हाँ ये वाला, 1 सेकंड।
चले आगे। मोल्स पक्का करो अपना, मोल्स का तो क्वेश्चन ड्रॉप होता ही है, 2 क्वेश्चन तो ड्रॉप हुए हैं इस पेपर में भी, हर पेपर में हो रहे हैं। अच्छा कल क्लास हम अभी देखो ये वाला तो खत्म करो, कल हम लोग क्लास नहीं कर सकेंगे, मंडे को ही होगी अब इसके बाद। तो आपके पास जो 3 दिन आएंगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 दिन में 3 पेपर्स खुद निकाल लो। जैसे अभी हमने 2020 के किए ना, तो आप 2019 के अभी 2020 के 2 वेरिएंट्स और रह गए ना, अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट 1 और मई जून का वेरिएंट 1, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, वेरिएंट 2 वेरिएंट 1, मतलब कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है, क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। तो 2 पेपर वो कर लेना और 2 पेपर वेरिएंट 1 के जो है आप 2019 के कर लेना, मैं वेरिएंट 2 के करवा दूंगा। या अगर आप चारों पेपर कर लोगे तो फिर हम 2018 पे चले जाएंगे। पार्ट बी कह रहा है द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म every second. Draw a label diagram to show the assembled apparatus that can be used to make, collect and measure the volume of nitrogen gas in this form. ठीक है, गैस कलेक्ट करने के लिए हमने जो apparatus बनाया अपना, तो वो क्या होता है कि जो रिएक्शन है हम करवाएंगे कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालते हैं हम एक डिलीवरी ट्यूब, उस डिलीवरी ट्यूब को हम कनेक्ट करते हैं विद गैस सिरिंज। ठीक है, और इसके माउथ पे हम लगाते हैं एक रबर बंग, प्रॉपर लगाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बनानी है, तो इसको लेबलिंग जरूर करना भाई, दिस इज गैस सिरिंज और दिस इज कॉनिकल फ्लास्क और दिस इज रबर बंग। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि 2 मार्क्स के लिए हम इतना सारा लेबलिंग करें, कर देना भाई, 3 मार्क्स का होगा, याद तो यही रखो ना, 3 मार्क्स का भी आता है। रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास इस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स थे और इसका जो सोल्यूशन है वो ये था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NH2SO3 और NaNO2। तो ये लेबल कर देना। इसके अंदर हमने क्या लिया है, NH2SO3 और NaNO2। सही है, ये रेट ऑफ रिएक्शन में हमने बहुत पढ़ा है। देखो जो आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपका नाम नहीं आ रहा है, अब आपने क्या पूछना है पहले चैट में लिखो, या तो अपना नाम बताओ पहले। अच्छा आगे कह रहे हैं द कंसंट्रेशन ऑफ NaNO2 इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजेस। देखो अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होता है, अब यही चीज 3 मार्क्स के लिए, टेम्परेचर वाला 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ था। राफे यही क्लास एंड टाइम बस ये चैप्टर पेपर खत्म करके करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, आई थिंक 2 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। तो देखो कंसंट्रेशन जब आप इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, पहले तो आपने ये बताना है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है कि इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन इंक्रीजेस नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स। जब रिएक्टेंट के पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं तो इनके चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाते हैं, which increases chances of successful collisions, hence rate of a reaction increases। तो ये 3 बातें लिखनी है। पहली बात तो ये इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से, क्योंकि ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल्स होंगे और उनके टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे। नेक्स्ट पूछ रहा है सल्फामिक एसिड फ्रॉम सॉल्ट सल्फामेट्स दैट कंटेन द एनाइन NH2SO3। देखो सल्फामिक एसिड का जो फॉर्मूला दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था NH2SO3H।
बोले कह रहा है इसने जो एनाइन बनाया है वो क्या है, NH2SO3 नेगेटिव। तो H पॉजिटिव आइन जा रहा है, एसिड है तो वो H पॉजिटिव आइन तो देगा ना सोल्यूशन में। कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एडेड टू अ सैंपल ऑफ सल्फामिक एसिड NH2SO3। मैग्नीशियम सल्फामेट वाटर एंड गैस ऑफ फॉर्म। गैस तुम्हें पता है जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। द गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो और भी बता दिया उसने। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अगर आप किसी HCl को रिएक्ट कराओ लेट से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैग्नीशियम जो है वो टू का 2 पॉजिटिव आइन और एसिड से एनाइन आएगा Cl नेगेटिव आइन। तो सॉल्ट का फॉर्मूला बनेगा MgCl2 साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे जो एसिड है ना वो HCl नहीं है, वो सल्फोमिक एसिड है, NH2SO3H इसका फॉर्मूला है। उसको रिएक्ट करवा रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जिसका फॉर्मूला है MgCO3। तो देखो इस कैटाइन होगा मैग्नीशियम आयन 2 पॉजिटिव और सल्फामिक एसिड से जो एनाइन निकल रहा है वो देखो इतनी तो हेल्प की भी है तुम्हारी, फिर भी गलत कर देते हो। तो कह रहे हैं NH2SO3-1 बन रहा है। अब इससे जो फॉर्मूला बनेगा, जो ए में +2 है और -1 है तो कॉमन नंबर 1 है, 1 से डिवाइड करोगे वही रहना है। तो Mg का जो 2 है वो पूरा इसके लिए सल्फोमिक एसिड का जो आयन है इसके लिए चला जाएगा, उसका जो 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब Mg के साथ 1 आएगा, लेकिन जो एनाइन है NH2SO3 वो पूरा ब्रैकेट के अंदर आएगा और उसके बाहर 2 आएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है। इक्वेशन मुश्किल है इसलिए इसके 3 मार्क्स भी दिए हुए। 1 मार्क बैलेंसिंग का होगा आखिरी वाला। अब बैलेंसिंग देखो, अब ये जो एनाइन बना है पूरा, इसके बाहर पूरे के साथ 2 आया है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको इस एसिड के साथ आपको 2 लगाना ही पड़ेगा। बस इसकी बैलेंसिंग यही कंप्लीट हो जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और HCl की भी अगर बैलेंसिंग करने जाओ ना तो आप क्या करते हो, जैसे MgCl2 है तो HCl के साथ 2 लगाओगे तो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 8 है लेड इज अ मेटल विद अ प्रोटॉन नंबर 82। यूज द periodic table to state the number of occupied electron shell in an atom of lead। देखो लेड का प्रोटॉन नंबर 82 है, हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बना सकते। जैसे सोडियम है उसका प्रोटॉन नंबर 11 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 2,8,1 बनता है। उससे हमें पता लग जाता है कि सोडियम के पास कितने शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने, 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं इसके पास, राइट। लेकिन यही चीज हम पीरियड नंबर से भी बता सकते हैं ना, प्रोडक्ट टेबल में सोडियम का पीरियड 3 है तो पीरियड नंबर हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ शेल्स विद एन एटम। तो पीरियड नंबर देख के हम नंबर ऑफ शेल्स तो ऐसे भी बता सकते हैं किसी भी एटम के पास कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम लेड को देखें तो लेड जो है वो हमारे पास ग्रुप 4 में है, ये रहा, और इसका पीरियड नंबर क्या है, फर्स्ट पीरियड ये हीलियम वाला, सेकंड पीरियड बोरॉन वाला, थर्ड पीरियड एल्यूमिनियम वाला, फोर्थ पीरियड गैलियम वाला, फिफ्थ और ये 6th पीरियड में। लेड 6th पीरियड में, इसका मतलब इसके पास कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे, मतलब लेड एटम जो है उसके पास टोटल 6 शेल्स होंगे, 6th पीरियड में है, इस वजह से बस पता चल गया उसके पास शेल्स कितने, 6 शेल्स हैं। इस तरह से पीरियड नंबर बताते हैं। नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर से बताते हैं। 8 का पार्ट 2 है, use the periodic table to state the number of electrons in the outer shell of an atom of lead। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताओगे, ग्रुप नंबर से, लेड ग्रुप 4 में। इसके बाद नंबर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4। लेड मेटल है, देखो हमारी क्या बात हुई थी कि कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट टेबल में मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 2 से ग्रुप 3 के बीच में ग्रुप 3 वाले मेटल्स हैं। लेकिन ग्रुप 4 में कौन कौन मेटल है, टिन, लेड, ये भी मेटल है ना, टिन और लेड। जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन भी मेटलॉइड है लेकिन कार्बन नॉन मेटल है। बहुत बार बात हुई है कि मेटल हमारे पास
ग्रुप 3 तक तो सारे मेटल्स है, लेकिन ग्रुप 4 में टिन और लेड भी मेटल होता है। तो लेड मेटल है और इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो उसने तुम्हें कहा हुआ भी है, डिस्क्राइब विद द एड ऑफ लेवल डायग्राम द मेटालिक बॉन्डिंग इन लेड। तो मेटालिक बॉन्डिंग कैसे बनाते हो भाई? आपने मेटल पॉजिटिव आयन बनाना है सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। लेबलिंग कर देना बस, दीज आर मेटल पॉजिटिव आयंस, और साथ में इलेक्ट्रॉन्स बना देना सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स लिख दो या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो। और ये जो पॉजिटिव वाले हैं, दीज आर लेड मेटल पॉजिटिव आयंस। और इसको बोल रहा है एक्सप्लेन भी करो ना विद द एड ऑफ लेवल डायग्राम डिस्क्राइब। लाइंस दी हुई है नीचे, तो आप किस तरह से लिखोगे? लेड metal positive ions are regularly arranged in layers surrounded by sea of electrons having कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी? जिसका नाम बताया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between positive ions and electrons। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लिखते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिखते हो तो चल जाता है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जो अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है या दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। Give two physical properties of lead that are characteristics of metal। तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड हीट या थर्मल कंडक्टर या हीट कंडक्टर, और दे आर malleable and ductile। फिजिकल कह रहे हैं ना, फिजिकल बता रहा हूँ सारी। नेक्स्ट कह रहा है लेड टू इथेनोएट। लेड देखो लेड ग्रुप 4 का है, लेकिन लेड जो चार्ज बनाता है वो 2 पॉजिटिव भी बनाता है, लेड +1 भी बनाता है। हमें कैसे पता कि लेड क्या चार्ज बना रहा है? इसने लिख दिया है लेड 2, मतलब लेड 2 पॉजिटिव बना रहा है। मेटल है तो बनाएगा पॉजिटिव ही, लेकिन +1 या +2 वो लिख देगा ऐसे। लेड 2 इथेनोएट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इथेनोएट आयन क्या है? जो इथेनोइक एसिड से आता है। इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH। इसमें जो आयन होता है CH3C, जब H पॉजिटिव आयन अलग कर दो उसका, ये जो आयन है ये क्या कहलाता है? दिस इज इथेनोएट आयन। सही है। सुफियान, मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल्स। तो ग्रुप 1 मेटल्स का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता ना। मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लिखी है उसमें ग्रुप 1 मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो लिखा हुआ है बकायदा। तो वो ये इसने ये नहीं कहा कि लेड की प्रॉपर्टीज बताओ, उसने कहा कि टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेड दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मेटल्स, जो सब मेटल में जाके लगे प्रॉपर्टी। तो मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी ग्रुप 1 वाले में नहीं लगती है ना। सही है। इसमें कह रहा है नेम अ सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड एन इनसॉल्युबल बेस। बेस आपको पता है ना, मेटल ऑक्साइड होती है, which is used to prepare lead to ethanoate। अगर भाई तुम्हें lead to ethanoate सॉल्ट बनाना है, lead to ethanoate क्या होगा? इथेनोएट आयन होता है CH3COO नेगेटिव और lead 2 है lead पॉजिटिव। lead to ethanoate is Pb, CH3COO और यहाँ पे 2 आ जाएगा।
लेड टू इथेनोएट बनाने के लिए आपके पास जो एनाइन आ रहा है इथेनोएट आइन, तो वो तो इथेनोइक एसिड से ही आ सकता है ना, एसिड तो इथेनोइक एसिड होगा। और जो बेस चाहिए आपको वो ऑब्वियसली बेस में लेड आइन होना चाहिए, तो वो बेस क्या होगी, लेड टू ऑक्साइड। सही है, समझ आ गई ये बात। नेक्स्ट कह रहा है एक्वस लेड टू का इथेनोएट रिएक्ट्स विद एक्वस सोडियम आयोडाइड, लेड टू इथेनोएट ये बन रहा है भाई PbCH3COO2, सोडियम आयोडाइड होगा NaI। कह रहा है कि ये रिएक्ट हुआ है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड टू आयोडाइड इज फॉर्म। इसकी इक्वेशन बतानी है, तो देखो लेड टू एक्वस लेड टू इथेनोएट है ना, तो एक्वस का स्टेट सिंबल होता है AQ। अच्छा, इसकी आयनिक इक्वेशन बतानी है, तो आयनिक इक्वेशन बताने का मतलब है कि ये बनानी पड़ेगी, मतलब लेड टू इथेनोएट है एक्वस, एक्वस मतलब जो चीज पानी में डिसॉल्व है, और सोडियम आयोडाइड वो भी एक्वस है, मतलब ये भी पानी में डिसॉल्व है। ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड टू आयोडाइड PbI2। अब वो इसको प्रेसिपिटेट है मतलब वो सॉलिड है। दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो लेड टू आयोडाइड मतलब लेड और आयोडाइड तो आपस में जुड़ गया, तो बचा क्या, सोडियम और इथेनोएट वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बन गया सोडियम इथेनोएट CH3COO, इसे सोडियम इथेनोएट। आयनिक इक्वेशन बनानी है, आयनिक इक्वेशन सोडियम इथेनोएट सॉल्युबल सॉल्ट है ऑफ कोर्स, सारे सोडियम के सॉल्ट सारे ग्रुप 1 के मेटल के सॉल्ट सॉल्युबल ही होते हैं। देखो आयनिक इक्वेशन बनाने के लिए या तो तुम पूरा प्रोसेस फॉलो करो आयनिक इक्वेशन बनाने का, वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए आपको इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, 2 मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड बनेगा। और फिर इन सब के आइंस बनाओ कि लेड इथेनोएट में से लेड टू पॉजिटिव आइन निकलेगा और इथेनोएट 2 मोल ऑफ इथेनोएट आइन निकलेंगे, सोडियम आयोडाइड में से 2 मोल ऑफ सोडियम आइन निकलेगा और 2 मोल ऑफ आयोडाइड आइन निकलेंगे। जो सॉलिड है वो तो आयनाइज होगा नहीं, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। और सोडियम इथेनोएट में से 1 मोल ऑफ सोडियम आइन और 1 मोल ऑफ इथेनोएट आइन निकलेगा। बेसिकली इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 आ रहा होगा, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 मोल ऑफ सोडियम आइन 2 मोल ऑफ इथेनोएट आइन। इक्वेशन के लेफ्ट एंड राइट पे जो स्पेक्टेटर आइंस हैं वो सर्किल कर लो, वो हम लिखते नहीं है आयनिक इक्वेशन बनाते वक्त। तो बाकी जो बचा है लेड टू आइन, आयोडाइड आइन और PbI2 सॉलिड, ये आयनिक इक्वेशन बनेगी इसकी। अच्छा, अगर थोड़ा दिमाग से काम लो ना, इसकी आयनिक इक्वेशन बनानी है तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बजाय देखो जो प्रेसिपिटेट बनना है ना वो तो हमेशा आयनिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे आता ही है सॉलिड फॉर्म में। तो लेफ्ट पे क्या बचा, Pb बचा ना, Pb 2 पॉजिटिव है तो उसका चार्ज 2 पॉजिटिव, और आयोडाइड आइन का चार्ज -1 होता है। आइन जो होता है उसका स्टेट सिंबल एक्वस होता है, तो दोनों के साथ AQ लिख दो। और राइट हैंड साइड पे I2 है तो आयोडाइड के साथ 2 लगा दो। अल्टीमेटली वही बननी थी आयनिक इक्वेशन। सही तरीका क्या है कि हम ये पूरा स्टेप फॉलो करें, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो डायरेक्टली भी बना सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड लेड टू आयोडाइड कैन नॉट बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। देखो सॉलिड आयनिक कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम नहीं करता, क्योंकि वो सॉलिड है ना, फ्री आइंस नहीं है। ठीक है, नो फ्री आइंस, नो फ्री आइंस।
क्लियर है भाई यहाँ तक? अच्छा, आगे एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, ये अगर खुद कर सकते हो चलो कर लो साथ ही। या बल्कि ये ट्राई करो, खुद करो, ऐसे ही क्वेश्चन हमने ना कल परसों भी किया था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमें हमारे पास जो बना हुआ है, देखो इसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, और ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो कह रहा है सर्किल द एटम्स इन द स्ट्रक्चर दैट शोज द इथाइल प्रोपेनोएट इज एन एस्टर। तो एस्टर वाला तो ये है, एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप, ये इसको सर्किल करना था। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट बाय द एक्वस ब्रोमीन टर्न्स कलरलेस। ब्रोमीन जो है वो टेस्ट फॉर एल्कीन्स के लिए यूज होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्रोमीन जो है वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन रिएक्ट्स विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसे करके शो कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इथाइल प्रोपेनोएट इज प्रिपेयर्ड बाय रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने इसने यूज किया हुआ है, देखो ये प्रोपेनोइक एसिड नहीं है, मतलब टाइप ऑफ प्रोपेनोइक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है। तो ये हमारा वाला प्रोपेनोइक एसिड नहीं है जिसका जनरल फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं। सही है। देखो आयनिक इक्वेशन की लेक्चर्स आपको एसिड एंड बेसिस वाले गूगल क्लासरूम में जाओगे ना, तो एसिड एंड बेसिस वाले चैप्टर में मिलेंगे, सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट से पहले। अच्छा, इसको रिएक्ट करवाया है, ये तो मैं पहचान गया हूँ, ये तो इथेनॉल है। और जब एस्टर बना है तो हमें पता है एस्टर जब बनता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एच निकल जाता है और अल्कोहल का OH निकल जाता है, और फिर ये कार्बन इसके साथ ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और ये इसने लिख दिया। कह रहे हैं नेम द अल्कोहल यूज्ड इन दिस रिएक्शन, दिस इज इथेनॉल। The reaction used an acid catalyst। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इस रिएक्शन में। स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस कैटलिस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं करता है। देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो प्रेशर, टेम्परेचर और आपका कंसंट्रेशन, ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट करते हैं, कैटलिस्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ अ रिएक्शन पे इफेक्ट करता है। तो कैटलिस्ट का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। फिर वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज इंक्रीज्ड। अल्कोहल रिएक्टेंट साइड पे है, जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो रिएक्टेंट साइड पे अल्कोहल है, कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अल्कोहल की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करोगे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म, या मोर एस्टर, प्रोडक्ट हमारा क्या है, एस्टर है ना, तो मोर एस्टर इज फॉर्म। या हम यही भी कह सकते हैं कि यील्ड इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट यील्ड विल इंक्रीज। अगर तुम लोग नोटिस करो तो इस पेपर में उसने रिवर्सिबल रिएक्शन के कितने सारे सवाल दिए हुए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हद से ज्यादा सवाल दिए हुए हैं उसके इस पूरे एक पेपर में। तो जो स्टूडेंट पूछते हैं ना कि वेटेज किसका ज्यादा है, तो वेटेज में देखो कभी भी हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन को इंक्लूड ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है लेकिन इतने ज्यादा नहीं पूछता। अब इस पेपर में इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि इस पेपर को देख के आप कहोगे कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन का वेटेज ज्यादा है, हालांकि 2 क्लास का टॉपिक है वो। तो अब अगर आप ये समझ रहे हो कि हम कोई चैप्टर पढ़ लें, कोई चैप्टर छोड़ दें और हमारा ग्रेड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कभी भी किसी भी चैप्टर को वो इम्पोर्टेंट बना सकता है। नेक्स्ट मोल्स का क्वेश्चन है। अब देखो मोल्स का भी ये तीसरी बार इसी पेपर में तीसरा क्वेश्चन बन गया है मोल्स का। इसमें कह रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट 10.8 ग्राम
10.8 ग्राम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ अल्कोहल। मतलब एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन करवाया ना, एसिड जो लिया वो 10.8 ग्राम लिया। द एक्सपेरिमेंटल यील्ड ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट इज 9.45 ग्राम। मतलब ये प्रैक्टिकल या जिसको हम एक्चुअल वैल्यू कहते थे ना, एक्चुअल या प्रैक्टिकल वैल्यू जो प्रैक्टिकल करने के बाद बनी है वो 9.45 ग्राम बनी है। 10.8 ग्राम से बननी कितनी चाहिए वो हम स्टोइचियोमेट्री से निकालेंगे, जो कि ऑब्वियसली 9.45 ग्राम से ज्यादा होगी। ठीक है। रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज 72 ग्राम। अगर मैं इक्वेशन देखूं ना, तो इक्वेशन में 1 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 मोल ऑफ एस्टर बन रहा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का 1 मोल का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्टर बनेगा। ये स्टोइचियोमेट्री रेसिपी बना रहा हूं मैं, ठीक है। अल्कोहल तो एक्सेस में कह रहा है, शोड एट द मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट। एस्टर की जो मैक्सिमम पॉसिबल यील्ड है, मतलब जो थ्योरेटिकल है, मैक्सिमम पॉसिबल तो थ्योरेटिकल है ना, जो पेपर पे कैलकुलेट करो तो बन रही है, लेकिन असल में तो 9.45 ग्राम बन रही है। तो वो थ्योरेटिकल पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल 15 बन रही है, ये शो करो, करके दिखाओ। देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, ये तो मैंने बता दिया। तो ये है इक्वेशन। इसमें 1 मोल ऑफ एसिड से 1 मोल ऑफ एस्टर बन रहा है। 1 मोल ऑफ एसिड का मास 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास। देखो मोल से मास कैसे निकालते हो, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। अब मोल 1 है, मास आपने निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपने दिया हुआ है 72। ये काम तुम्हारा आसान हो गया, बस मल्टीप्लाई करा दो। तो 1 इंटू 72 ग्राम एसिड से जो एस्टर आपका बन रहा है, एस्टर का भी 1 मोल बन रहा है। एस्टर का मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ इसने, बड़ी गलत हरकत की है, लेकिन ये निकालना पड़ेगा तुम्हें यानी। एस्टर का मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। सही है, निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो कितने कार्बन है एस्टर में जो बना है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने से पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन एटम है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 2 ऑक्सीजन है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकलेगा, 5 इंटू 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन 8 इंटू 1, ऑक्सीजन 2 इंटू 16। 5 इंटू 12 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 16, 100 ग्राम। 1 इंटू 100 ग्राम एस्टर बन रहा है इससे। तो 10.8 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड जो इनिशियली दिया हुआ है, उससे कितना एस्टर बनेगा, 100 इंटू 10.8 डिवाइडेड बाय 72, ये बन रहा है 15 ग्राम। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये 15 ग्राम से उसने कहा हुआ है शो करो, तो मतलब ये 15 ही आना चाहिए तुम्हारा आंसर, शो करना है ना। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ इथाइल प्रोपेनोएट। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है ना, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपकी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल वैल्यू तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, वो तो क्वेश्चन में देगा, प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हो खड़े होके। 9.45 है,
थ्योरेटिकल 15 है। दिस विल गिव यू परसेंटेज यू। ठीक है भाई, खत्म हो गया पेपर यहाँ पे, अब आप लोग जा सकते हो। किसी का कुछ